ब्रह्मांड में एलियन के अस्तित्व पर चर्चा बहुत पुरानी है। अक्सर देश दुनिया में एलियन या उनके प्लेन के नजर आने की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसके पीछे हम लोगों ने देखा है कि हॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवियाँ इन्हीं सब चीज़ों पे आधारित हैं। ऐसे में ये मूवी एक ऐसे बाप के ऊपर लिखी गई है जो कि अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने पिता के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ाई लड़ता है। मूवी साल 2022 का क्रिसमस अमेरिका में धूमधाम से मनाया जा रहा होता है। स्कूल टीचर डैन फॉरेस्टर के घर पर क्रिसमस पार्टी चल रही होती है। वो अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम म्यूरी फॉरेस्टर होता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देख रहा होता है। अचानक फील्ड के बीचों बीच कुछ हथियारबंद लोग नजर आते हैं जो खुद को समय यात्री बताते हैं। भविष्य के गर्भ से निकलकर आए समय यात्री साल 2051 से एक गंभीर संदेश लाए हैं। उनका कहना है कि भविष्य में 30 साल बाद मानव सभ्यता घातक एलियन से जंग हार रही है। यदि अतीत से सैनिक और नागरिक लड़ने के लिए भविष्य में नहीं जा सके तो वो जंग हार जाएंगे और मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। यह सुनकर दुनिया भर में तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। सारी फौजें अपने अपने सैनिकों को तैयार करके भविष्य में 30 साल बाद भेजने की तैयारी शुरू कर देती हैं। कुछ समय बाद डैन फॉरेस्टर को भी मैसेज आता है कि उनको भी सेना में शामिल होकर जाना पड़ेगा 30 साल बाद समय यात्री बन के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए। अपने नज़दीकी MEPS ऑफिस पहुंचते हैं तो उनको एक ऐसी डिवाइस पहनाई जाती है जो कि उनके नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। वो पता लगा सकती है कि 30 साल बाद वो किस जगह पे हैं ताकि उनको वापस प्रेजेंट में ले आया जा सके। डैन फॉरेस्टर की वाइफ एमी फॉरेस्टर उसको वहां जाने के लिए मना करती है और वो बोलती है कि वह अपने फादर की हेल्प ले इस डिवाइस को हाथ से निकालने के लिए। जब डैन अपने फादर के पास जाता है उस डिवाइस को निकलवाने के लिए तो उनके फादर को लगता है ये एक गवर्नमेंट जासूस है जो यहाँ पे उनको अरेस्ट करवाने के लिए आया है। वहाँ उसकी डिवाइस नहीं निकलती है। वापस वो घर जाता है, अपनी बेटी से बात करता है। वो बोलता है उसको कि एक हफ्ते के लिए उसको बाहर जाना होता है। उसकी बेटी समझ जाती है कि मेरे भी पापा फ्यूचर में 30 साल बाद लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। कुछ समय बाद डैन ट्रेनिंग के लिए चला जाता है जहाँ से भविष्य में लोगों को भेजा जा रहा होता है। ट्रेनिंग में उन लोगों को बताया जाता है कि उन लोगों की लड़ाई किससे होनी है और किस तरीके से उन लोगों को अपनी सुरक्षा करनी है। ऐसे में कुछ समय बाद उन लोगों को भी भविष्य में भेजा जाने लगता है, लेकिन जब उनको भेजा जा रहा होता है तो आउटपुट कोऑर्डिनेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसके कारण वो भविष्य में जाके सही जगह पे लैंड नहीं करते और बल्कि सब के सब पानी में या फिर जमीन पे गिरने लग जाते हैं, जिनके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। लैंड होने के बाद उनको बताया जाता है कि पूरे शहर में व्हाइट स्पाइक्स फैल चुके हैं, जिनकी वजह से एयरफोर्स को आदेश जारी करा दिए गए हैं वहां पे बॉम्ब गिराने के और सारी की सारी जिंदा चीज को मिटाने के लिए। उनको केवल और केवल एक मिशन दिया जाता है जो कि कुछ दूरी पर एक रिसर्च टीम की बिल्डिंग होती है। वहां पे सारे के सारे रिसर्च मेंबर को बचाना होता है उनको, और कुछ नीली शीशियां उठानी होती हैं जो कि उन व्हाइट स्पाइक्स को मारने के लिए बहुत काम की होती हैं। डैन और उसकी टीम वहां जाके देखती है कि सारी की सारी रिसर्च टीम मर चुकी है। वहां पे वो लोग वो नीली शीशियां उठाते हैं और बाहर जाने के लिए बिल्डिंग की पीछे वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ियों में उनकी लड़ाई व्हाइट स्पाइक से होती है जिनमें उनके काफी सारे टीम मेंबर भी मर जाते हैं और कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। जब डैन की वापस दोबारा से आंखें खुलती हैं तो वो एक बेस कैंप में होता है जहाँ पे उसकी मुलाकात उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर की होती है जो कि अब कर्नल हो चुकी होती है। उसके बाद म्यूरी डैन को बताती है कि उसने यहाँ पे डैन को बहुत ही ज्यादा जरूरी काम के लिए बुलाया है जो कि समय आने पे वो उसको बताएगी। उसके बाद म्यूरी डैन को एक मिशन के बारे में बताते हैं जिसमें म्यूरी और उसकी टीम एक मादा को पकड़ने के लिए जा रही होती है जो कि बहुत कम तादाद में पाई जाती है और सारे के सारे नर उसको बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। फिर म्यूरी डैन और उसकी टीम उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग ऑलरेडी उसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो हाथ नहीं आ रही होती है। म्यूरी हेलीकॉप्टर से उतर के उस मादा को पकड़ने के लिए जाती है जो कि ऑलरेडी उसके काफी सारे मेंबर पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे में काफी सारे व्हाइट स्पाइक्स पहाड़ से आने लगते हैं। ऐसे में डैन भी हेलीकॉप्टर से उतरता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। काफी मेहनत के बाद वो लोग उस फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को पकड़ लेते हैं और एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। तब तक वहां पे काफी सारे व्हाइट स्पाइक्स आ चुके होते हैं। बचने के लिए डैन और म्यूरी वहां पे एक वैन का इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर मशीन गन लगी होती है और काफी सारे व्हाइट स्पाइक्स को मार के वो लोग वहां से निकल के एक बीच पे जाते हैं जहाँ पे वो लोग बातचीत कर अपने गुजरे हुए कल की। म्यूरी उसको बताती है कि 14 साल की थी। डैन उसको छोड़ के चला जाता है। डैन इस बात को इनकार कर देता है। उसके बाद उस समय बाद डैन और म्यूरी को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। फिर वो लोग एक ऐसे बेस कैंप पे जाते हैं जो समुद्र के बीचों बीच बनाया जाता है और काफी एडवांस क्वालिटी का होता है और रिसर्च टीम वहां पे वर्क कर रही होती हैं एक ऐसे जहर को बनाने के लिए जो कि सारे के सारे व्हाइट स्पाइक्स को एक ही झटके में मार सके। म्यूरी डैन की हेल्प लेके उस फीमेल व्हाइट स्पाइक्स का
ब्लड सैंपल निकालती है ताकि वो लोग एक ऐसा जहर बना सकें जो कि मादा और नर दोनों पे काम आ सके। पूरी रात ब्लड सैंपल की टेस्ट लेने के बाद म्यूरी को एक ऐसा टॉक्सिन मिल जाता है जो कि उस मादा और नर को दोनों को एक साथ मार सकता है। तब म्यूरी डैन को बताती है कि ये टॉक्सिन वो अपने 2022 में ले जाए और बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी मिलाए ताकि ये जंग स्टार्ट होने के पहले ही उनके पास उस टॉक्सिन का यूज़ करके उन सारे के वाइट स्पाइक्स को मारा जा सके। कुछ समय बाद बहुत सारे वाइट स्पाइक्स वहाँ पे अटैक कर देते हैं उस बेस कैंप के ऊपर और अचानक से वहाँ पे बहुत सारी गोलियां चलने लगती हैं उन वाइट स्पाइक्स को मारने के लिए। म्यूरी डैन को बचाने की बहुत कोशिश करती है ताकि वो एक हेलीकॉप्टर के पास जा सकें और वापस से 2022 में डैन उस टॉक्सिन के साथ भेजा जा सके। बचाते वक्त म्यूरी पे एक वाइट स्पाइक अटैक कर देता है और उसको घायल कर देता है। उसके बाद कुछ समय तक उन लोगों की बातचीत चलती है जिसमें म्यूरी बताती है कि यही वो आखिरी समय है जब उसने अपने पापा को देखा हुआ है। डैन वापस 2022 में वापस आ जाता है। डैन उतरने के बाद बताता है कि इस टॉक्सिन को बहुत बड़ी तादाद में बनाओ ताकि वो फ्यूचर में भेज सकें उन सारे वाइट स्पाइक्स को मारने के लिए। ऐसे में एक ऑफिसर उनको बताता है कि जंपलिंग बंद हो चुका है और वहां से फ्यूचर में आना जाना बंद हो चुका है। डैन निराश होकर अपने घर वापस चला जाता है। वहां पे वो अपनी वाइफ को पूरी कहानी बताता है कि वह 30 साल बाद फ्यूचर में अपनी बेटी म्यूरी से मिला जो कि एक कर्नल थी और उसने देखा म्यूरी किस तरह से उन वाइट स्पाइक्स के जरिए मारी जाती है। डैन अपनी बेटी को इस तरीके से मरने के लिए नहीं देख सकता है, इसलिए वह अपने एक साथी के पास जाता है मदद लेने के लिए। ऐसे में दुनिया को बचाते हैं। इस पर डैन कहता है मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ, उसमें दुनिया बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह अपनी बेटी के लिए दुनिया को बचाने के लिए दोनों लोग तैयार हो जाते हैं और उनके साथी के पास एक वाइट स्पाइक्स का नाखून होता है जिसके जरिए वो लोग पता लगा पाते हैं कि ये अभी भी जिंदा है। इनका एलियन शिप एक बर्फ के टुकड़े के नीचे जो कि रूस में स्थित है वहां पे मौजूद है। डैन अपने फादर की मदद लेके रूस में जाता है, उस एलियन शिप को ढूंढता है। वहां पे उन सभी वाइट स्पाइक्स को डैन और उसकी टीम इंजेक्शन देके मारना चाह रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो सारे के सारे वाइट स्पाइक्स जग जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। ऐसे में डैन का साथी वहां पे एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और पूरी की पूरी शिप को उड़ा देता है ताकि सारे के सारे वाइट स्पाइक्स वहीं पे मर जाएं। डैन के काफी सारे टीम मेंबर उस एटम बॉम्ब के ब्लास्ट में मारे जाते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया को वाइट स्पाइक से बचा लेते हैं और वो अपनी बेटी को भी आने वाले 30 साल बाद उस मौत से भी बचा लेता है। ऐसे में मूवी का अंत हो जाता है।